तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन। इसी बीच बैठो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो पतंजलि ने आज पेश की कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा। बाबा रामदेव ने हरिद्वार से की लॉन्च। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि योग गुरु बाबा रामदेव की संस्थान पतंजलि ने कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा को साइंटिफिक डिटेल के साथ आज देश में लॉन्च किया। पतंजलि योग पीठ के चीफ आचार्य बालकृष्ण तथा योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार से इस दवा को लॉन्च किया है। वहीं दवा को लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने बताया कि कोरोना के भारत में आते ही उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया था। आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया था कि कोरोना के रोगी 5 से 14 दिनों में पतंजलि द्वारा बनाई गई दवा को खाने के बाद ठीक हुए हैं और फिर उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने ये बड़े स्तर पर काम किया और आज देश में इस दवा को लॉन्च किया है। अब देखते हैं कि इस दवा से कितने लोग कोरोना महामारी से भारत में ठीक होते हैं। क्या ये भारत के लिए संजीवनी बूटी होगी? क्या वास्तव में ये कोरोना महामारी को 5 से 14 दिन के अंदर खत्म करेगी? अगर ऐसा कर सकती है ये दवा तो ये काफी अच्छी खबर भारत के लिए आई है कि पतंजलि ने कोरोना महामारी की दवा बना ली है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन तनाव के बीच नेपाल में मांग, ड्यूटी पर न लौटे गोरखा सैनिक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए अब नेपाल में मांग उठ रही है कि नेपाली गोरखा नागरिक भारतीय सेना में शामिल न हो। नेपाल की एक प्रतिबंधित पार्टी ने मांग की है कि गोरखा नागरिक भारत की ओर से चीन के लिए लड़ाई न लड़े। वहीं आपको बता दें कि प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने ये काफी बड़ी मांग की है और अपील की है कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनाने से देश में रोका जाए। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने गोरखा रेजिमेंट के नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी छुट्टियां रद्द करके ड्यूटी पर भारत वापस आएं। इसका मतलब है कि भारत हमारे नेपाली नागरिकों को चीन के खिलाफ सेना में उतारना चाहता है और जिससे कि हम नहीं चाहते। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है नेपाल की तरफ से। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना काल में जगन्नाथ की रथ यात्रा, पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में बड़े धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगी हुई थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद आज ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में निकल रही यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन पुनित अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आएगी। जय जगन्नाथ। जय दोस्तों आपको बता दें लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार की तरफ से ईद और अन्य धार्मिक आयोजन पर साफ कहा गया था कि कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे कोरोना महामारी फैलेगी। लेकिन अब इतने बड़े धार्मिक आयोजन कार्यक्रम की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। क्या इस जगन्नाथ यात्रा से कोरोना महामारी नहीं फैलेगी? इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले पाक से प्रेम, चीन से वफादारी और देश से गद्दारी कर रही है कांग्रेस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर आज जोरदार निशाना साधा है। साक्षी महाराज ने कहा कि कांग्रेस पाक से प्रेम, चीन के साथ वफादारी और देश से गद्दारी कर रही है। उन्होंने विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी है और कहा है कि चीन भारत से लड़ रहा है, न कि किसी दल से। वहीं आगे साक्षी महाराज ने कहा कि देश में अब 1962 कांग्रेस वाली सरकार नहीं है, आज देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों को ही प्रधानमंत्री मोदी सबक सिखाने में रहते हैं, अब भारत की सीमा का विस्तार भी होगा। तो ये काफी बड़ी बातें साक्षी महाराज की तरफ से की गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गुजरात में 3 साधु करते थे महिलाओं का यौन शोषण, 1.5 साल बाद चढ़े पुलिस के हत्थे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी नारायण मंदिर से जुड़े 2 साधु समेत 3 लोग एक महिला का यौन शोषण करते थे। पिछले लगभग 1.5 साल से महिला उनके चंगुल में थी। किसी तरह से पुलिस के समक्ष पहुंचकर उसने इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद इन तीनों साधुओं को पकड़ लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक बोटाड क्षेत्र में रहने वाली महिला को 2019 में संत दरबीदास के रघुराम भगत और गड्ढा पुराने स्वामी नारायण मंदिर के जगदीश व भावेश भगत अपने पास बुलाया था। उन्हें उससे काम दिलाने की बात कही थी। उसके बाद दामनगर में कमरे में ठहराया था। आरोप है कि वहाँ वे उससे दुष्कर्म
दुष्कर्म करते थे, किसी को बताने पर चोरी के आरोप में फंसाने की धमकी ये बाबा देते थे। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, जिसके बाद तंग आकर महिला ने दामनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद उन्होंने 7 से ज्यादा बार हवस का शिकार बनाया, ये आप अब बात बताई थी, जिसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया और फिर पुलिस ने इन तीनों बाबाओं को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने कहा कि पहले उन लोगों का कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद आगे इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह से बाबा हवस का शिकार एक महिला को अपना बना रहे थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने की H1 वीजा पर पाबंदी की घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को झटका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बड़ी बेरोजगारी दर के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को तगड़ा झटका देते हुए H1B वीजा पर पाबंदी की घोषणा कर दी है। 31 दिसंबर 2020 तक इस पर रोक लगाने की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई है। ट्रंप के इस फैसले से भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका में काम करने वाली कंपनियों को विदेशी कामगारों के मिलने वाले वीजा को N1B वीजा कहते हैं। इस वीजा को एक तय अवधि के लिए जारी किया जाता है, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका में काम करने के लिए रोक लगा दी है 30 दिसंबर तक। तो ये काफी बड़ा झटका दिया है कि अब कोई भी भारतीय अमेरिका में 30 दिसंबर 2020 तक काम नहीं कर सकता। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम के दौरान सांसद साध्वी प्रज्ञा की तबीयत अचानक बिगड़ी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत आज अचानक से बिगड़ गई है। वह भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। फिलहाल उन्हें घर ले जाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें कैंसर तथा आंखों से भी नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर उनके इलाज चला है। लेकिन अनलॉक 1 के होने के बाद वह दोबारा से भोपाल लौट आई थी और आज उनकी फिर से तबीयत बिगड़ गई है। वहीं अब उन्हें घर ले जाया गया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले 5 साल में चीन ने 2000 से ज्यादा बार की घुसपैठ। पीएम मोदी से पूछेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से चीन मसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2010-2013 के दौरान 600 चीनी घुसपैठ के बारे में पूछा। हाँ, कई बार घुसपैठ हुई, लेकिन किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया और न ही कोई हमारा भारतीय सैनिक की जान गई। वहीं पी चिदम्बरम ने सवाल किया है, क्या जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष आज के प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि 2015 के बाद से चीन ने 2264 बार घुसपैठ की है? मुझे यकीन है कि उनकी ये सवाल पूछने की पीएम मोदी से हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि 15 जून की घटना को लेकर कांग्रेस भाजपा में लगातार जंग छिड़ी हुई है। अब इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगा रही हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो एक बार फिर तबलीगी जमात को लेकर SIT का बड़ा खुलासा। गृह मंत्रालय भेजी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी फैलाने का मुख्य आरोपी तबलीगी जमात को भारत में बताया जा रहा था। अब इसी को लेकर SIT ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। वहीं इस खुलासे को करते हुए SIT ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी भेजी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि SIT ने खुलासा करते हुए कहा है कि अलग अलग देशों से आए विदेशी जमातियों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो नाबालिग हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 16 ऐसे विदेशी जमाती आए हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है। वहीं खास बात यह है कि इनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी अभी तक दाखिल नहीं की गई है, क्योंकि ये नाबालिग हैं। वहीं हाई कोर्ट के आदेश पर अभी इन्हें दिल्ली के ही अलग अलग सेंटर में रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि SIT ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि इन नाबालिगों के साथ क्या किया जाए, क्या इन्हें छोड़ दिया जाए या फिर इन पर भी केस लाकर इन्हें भी जेल में डाला जाए। तो ये काफी बड़ा खुलासा SIT ने किया है कि विदेशी जमातियों के साथ 16 ऐसे विदेशी जमाती हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है। अब मोदी सरकार इनका क्या करना चाहती है, जवाब दे। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो रद्द नहीं किए गए चीनी कंपनियों के साथ 5000 करोड़ के प्रोडक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने किया साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन में सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच अब देश भर में चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं इसी को देखते हुए कई राज्य ने चीनी कंपनियों के साथ अपने ठेके को भी रद्द कर दिया है। इसी बीच सोमवार को खबर आई थी कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 3 चीनी कंपनियों के 5000 करोड़ रुपए के समझौतों को रद्द कर दिया है। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने चीनी परियोजनाओं को अभी रद्द नहीं किया है। फिलहाल के लिए उन्हें अगली सूचना तक होल्ड पर रखा गया है। तो ये काफी बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही है, क्योंकि सरकार कयास लगा रही थी कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 3 समझौते किए हैं, जिसमें 5000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट जो है चीन से महाराष्ट्र सरकार लेगी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हम उनसे लेंगे, अभी इनको रद्द नहीं किया गया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो
चीन विवाद पर बोली मायावती, एक साथ हों पक्ष विपक्ष, सरकार पर छोड़ें फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनातनी जारी है और इस मसले पर अब देश में राजनीति भी खूब हो रही, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार मोदी सरकार को इस मसले पर घेरा जा रहा है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिकों की मौत से पूरा देश काफी दुखी है। वहीं इसके निदान हेतु सरकार व विपक्ष दोनों को पूरी एकजुटता के साथ काम करना चाहिए, जो देश दुनिया को दिखे और प्रभावी सिद्ध हो। पूर्व सीएम ने लिखा कि ऐसे कठिन व चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों व विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से ये सरकार पर छोड़ देना बेहतर है कि वह देश हित व सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि हर सरकार का दायित्व भी है। तो ये काफी बड़ा उन्होंने बयान दिया है कि कोई भी पार्टी इस पर राजनीति ना करे और एक साथ खड़े हों, जिससे कि चीन को हराया जा सके। कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस किया जाए।